हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के बारे में। ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो पिछले एक हफ्ते में हमारे न्यूज़ में रही। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ का देखो मकसद पता क्या है। देखो, अगर आपने यूपीएससी का 2022 का पेपर देखा हो तो कहीं ना आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे कि प्रीलिम्स के पेपर में हमें क्या ज़रूरत होती है, ये समझना कि जो करंट टॉपिक्स हैं उनको हम स्टैटिक के साथ कैसे इंटरलिंक करें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये चीज़ भी डिस्कस करूंगा कि इनको कैसे आपस में लिंक किया जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल डिस्कस करेंगे कैसे जो आर्टिकल्स आ रखे हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, उन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि उनको एक तरह का इकोनॉमिक्स से डर लगता है, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये जो आपका डर है रिगार्डिंग इकोनॉमी, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपका इकोनॉमी का डर हम कम कर पाएँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये करंट अफेयर्स हम कैसे अपनी प्रिपरेशन में इंटरलिंक करते हैं उसको अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं सबसे पहले आर्टिकल की बात करूं, देखो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस बार ये इंडियन एक्सप्रेस का ही है, इसके अलावा और भी मिंट वगैरह में भी इसकी न्यूज़ आई थी रिगार्डिंग ब्लैक स्वान इवेंट। तो कहीं ना ये ब्लैक स्वान इवेंट होता क्या है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो, हम इसको डिस्कस एक्चुअल में क्यों कर रहे हैं। आप जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अब आरबीआई ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी अभी थोड़े दिन पहले। इस स्टडी में पता क्या बोला गया है उन्होंने, ऐसा बोला गया कि हो सकता है कि इंडिया में से 100 बिलियन यूएस डॉलर का कैपिटल आउटफ्लो हो जाए। यानी कि हो सकता है कि इतना पैसा इंडिया से बाहर लेके आ जा पाए। ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा इन्होंने पॉसिबिलिटी बताई है कि हो सकता है ऐसा हो जाए। और ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे इन्होंने रीजन पता क्या दिया है, उसके पीछे का रीजन है ब्लैक स्वान इवेंट। तो कहीं ना कहीं हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है। देखो, स्वान का मतलब आप सभी को पता है। स्वान का देखो हिंदी में बोलते हैं हंस बोलते हैं, ठीक है ना, आपने हंस देखा होगा। पर आप सोच रहे होंगे कि सर हंस तो वाइट कलर का होता है ना, तो ये ब्लैक क्यों लगा दिया इसके अंदर। देखो, नॉर्मली हंस वाइट ही होता है, बट हुआ क्या था, 1697 की बात है। उस टाइम पे कुछ ऐसे एक्सप्लोरर्स थे, जैसे डच के कुछ एक्सप्लोरर थे, वो पहले यही मानते थे कि जो हमारे स्वॉन्स होते हैं, जो हंस होते हैं, वो केवल वाइट कलर के होते हैं। पर 1697 के अंदर डच एक्सप्लोरर को पहली बार एक ब्लैक स्वॉन मिला। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ये देख के ये लोग तो बहुत हैरान हो गए कि सर ऐसा कैसे भैया, पहली बार ये मतलब हमने हंस ब्लैक कलर का देख लिया। तो कहीं ना कहीं ये आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ब्लैक स्वान जो होगा वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर, मतलब कभी दिखता ही नहीं है, मतलब बहुत ही रेयरली दिखता है, राइट। और इसको देखो प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि अच्छा ये जो स्वान होते हैं ये ब्लैक कलर के भी होंगे, ठीक है। तो वहीं से ये ब्लैक स्वान कहीं ना कहीं नाम आने लग गया, ठीक है ना। तो ब्लैक स्वान बाद में कैसे हुआ वो भी डिस्कस करेंगे, पर बेसिकली आप मतलब समझ गए कि ब्लैक स्वान का मतलब क्या है। अब ये चीज जनरली पहले इकोनॉमी के लिए यूज होती थी, कुछ इकोनॉमी में कुछ ऐसा यूज होने लग गया कि जो रेयर हो, जिसको प्रेडिक्ट ना किया जा पाए, ऐसी चीजों के लिए यूज होने लग गया। पर बाद में और भी डिफरेंट चीजों के लिए ये यूज होता है, अलग अलग जगह भी डिफरेंट जगह पर यूज किया जा सकता है। तो ब्लैक स्वान इवेंट बना क्या, ब्लैक स्वान इवेंट ऐसे इवेंट्स हैं जो कि बहुत ही रेयर होते हैं और इनको प्रेडिक्ट करना लगभग नामुमकिन है, ठीक है ना। हम ऐसा सोच नहीं सकते कि अच्छा ये चीज आने वाली है, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और इसका देखो इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने 2008 का जो बेसिकली सेशन सुना जो ग्लोबल डिप्रेशन आया था 2008 का, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है ना, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 का। इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल था, बहुत ही रेयर इवेंट था, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, इतना मेजर मतलब दुनिया में अलग ही एक तरह का इवेंट बन गया, ठीक है। तो उसको एक मान सकते हो कि ये एक ब्लैक स्वान इवेंट था। और एक चीज और इसके अंदर होती है, जब हम इसको इसके पीछे का रीजन मिल जाता है, मतलब एक बार मान लो इवेंट हो गया, उसके बाद हम रीजन ढूंढ रहे हैं, तो रीजन ढूंढने के बाद हमें लगता है कि हाँ ये तो हो ही सकता था, ठीक है। जैसे कि आप देखो, अब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, उसके बाद लोग अच्छा बोलने लग गए कि वहां पर उस टाइम जो सब प्राइम लैंडिंग हो रही थी, ठीक है ना, कि कुछ ऐसे लोगों को घर के लिए लोन दिया जाने लग रहा था जो कि शायद वापस ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं उसके बाद लोगों ने रीजन ढूंढने शुरू कर दिए कि अच्छा ये तो प्रोबेबिलिटी थी इस चीज की पहले से ही, पर पहले लोगों को ये चीज नहीं पता होती, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोल देते हैं, इस चीज को बोल देते हैं ब्लैक स्वान इवेंट।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 1697 में जो इन्होंने यूरोपियंस ने या डच ने बेसिकली ढूंढा था ब्लैक स्वान को, वो तो समझ आ गया, पर इसका फॉर्मल इंप्लीमेंटेशन पता कैसे है? एक्चुअल में एक बुक है, और बुक किसकी है? बुक है इनकी। ये कौन है? नसीम निकोलस तालिब, ठीक है ना, नसीम निकोलस तालिब, इनकी ना ये बुक है, दैट इज द ब्लैक स्वान द इम्पैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रॉबेबल, ठीक है ना। तो नाम देखो, हाईली इम्प्रॉबेबल, तो नाम में ही आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये चीज़ वही चीज़ बात कर रहे हैं कि ये रेयर है। तो ये एक तरह के ना इन्वेस्टर हैं, ऑथर भी हैं, तो इन्होंने ये चीज़ को पॉपुलराइज किया इस ब्लैक स्वान को अपनी इस बुक के अंदर। और ये बुक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है ना कि एक ना संडे टाइम्स के अंदर इनको ना अवार्ड भी मिल चुका है। किस चीज़ का? कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 बुक्स जो कि 1945 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लिखी जाने हुई सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बुक्स में से ये एक है। तो कहीं ना कहीं ये इतनी इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर बुक की, राइट। अब एक चीज़ और साथ ही साथ, जैसे मैंने आपको बताया था 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके अलावा इन्होंने कुछ और एग्जाम्पल्स भी दी हैं। जैसे कि आप देखो 1991 में क्या हुआ? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। आप सभी ने वर्ल्ड हिस्ट्री में अपने पढ़ा होगा कि किस तरह से 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर देगा अप्रॉक्सीमेटली 15 कंट्रीज में, राइट। तो इस पर्टिकुलर इवेंट को भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल था, बट कहीं ना कहीं बाद में लोगों ने बोलने लगे कि अच्छा जो वहाँ पे ना अकॉर्डिंगली उस टाइम थे गोरबचव जो थे, उन्होंने उनके मतलब पॉलिसीज़ की वजह से या और भी डिफरेंट रीजंस थे उनकी वजह से होने लग गया। बट उसके पहले ये एक इम्प्रॉबेबल या एक रेयर इवेंट ही माना गया था। उसके साथ ही साथ देखो कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि आपने 9/11 का टेररिस्ट अटैक था, ठीक है ना, यूएस के जो थे वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये यहाँ पे ब्लैक स्वान इवेंट की कैटेगरी में माना गया है। आप एक चीज़ यहाँ पे ना आपके दिमाग में डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कोरोना जो कोविड-19 है, क्या ये भी ब्लैक स्वान इवेंट है? देखो यहाँ पे ना एक्चुअल में थोड़े डिफरेंट ओपिनियंस हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि हाँ ये एक ब्लैक स्वान इवेंट है। क्यों? क्योंकि देखो ये एक तरह का रेयर इवेंट ही तो है, ये इम्प्रॉबेबल भी था, मतलब इसके लिए प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल था। साथ ही साथ इसने इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा किया। आप देख रहे हो कैसे लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है 2 साल से, बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन को कितना इम्पैक्ट हुआ है, एक अलग ही दुनिया बन गई है मतलब ना कोविड-19 के बाद की। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसमें मानते हैं कि ये ब्लैक स्वान इवेंट है। पर जिनकी हम बात कर रहे थे, तेलब, जिन्होंने वो बुक लिखी है, उन्होंने मना किया है कि ये पर्टिकुलर कोविड-19 ब्लैक स्वान इवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता था। बहुत सारे हमारे पास ऐसे ना रिसर्च पेपर्स हैं जहां पर ऐसा लिखा गया था कि कभी ना कभी मतलब आने वाले टाइम में कोई एक तरह का पेंडेमिक आएगा जो वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरह के मतलब ना एक तरह से इन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रेडिक्टेबल थी। तो हमें उस डिबेट में नहीं जाना कि क्या कोविड-19 है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था? ब्लैक स्वान इवेंट का मतलब समझना। और हम समझ चुके हैं कि ये क्या है, ये एक तरह का रेयर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है जो एक तरह से सरप्राइज की तरह आता है और पूरी दुनिया पे, पूरी सोसाइटी पे एक बहुत ही मैसिव इंपैक्ट ये छोड़ के चला जाता है, राइट। अब बात कर रहे थे कि सर अच्छा ये चीज़ तो समझ आ गई, अब जो आरबीआई ने बोला है कि 100 बिलियन US$, ठीक है ना, इतने अमाउंट का कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है, या फिर इसको आप ना अगर रुपीस के टर्म में कन्वर्ट करो तो ये लगभग 7.8 लाख करोड़ के आसपास आता है। तो इतना बड़ा कैपिटल आउटफ्लो इंडिया से आखिर होने का पॉसिबिलिटी क्यों है? इसके पीछे का पता क्या रीज़न है? आप देखो, एक तो देखो रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो चल रहा है उसकी वजह से पूरी ग्लोबल सप्लाई इंपैक्ट हो रखी है। साथ ही साथ हर जगह पे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, राइट। आप देख लो यूएस का डेटा आया था, कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, 40 ईयर हाई था वहाँ पे। इसके साथ ही इस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए जगह जगह पे जो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहे हैं, राइट। जिसे आप आपने नोटिस किया होगा, आई थिंक 10 दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली जो फेड के चेयरमैन थे उन्होंने भी इस चीज़ को हाइक किया। तो इस वजह से जो हमारी कंट्री से जो बेसिकली वो थे वो अकॉर्डिंगली कैपिटल आउटफ्लो की पॉसिबिलिटी बनती है ड्यू टू डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हाइक एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेशन एसोसिएटेड विद इट। तो ये सारे डिफरेंट रीजंस आरबीआई की जो स्टडी थी उसमें कोट किए गए हैं कि इनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इस चीज़ को ही इन्होंने ब्लैक स्वान इवेंट की पॉसिबिलिटी को बताया है, राइट। और कहीं ना कहीं इसको टैकल करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? हमारे आरबीआई के पास बेसिकली लिक्विड रिजर्व्स होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें थी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, पर आपको ध्यान में यही रखना है कि ब्लैक स्वान इवेंट होता क्या है। देखो पॉसिबिलिटी बनती है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में ना आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या कि ब्लैक स्वान इवेंट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट।
उसमें कुछ एग्जांपल्स देगा कि जैसे कि ब्लैक होल की डिस्कवरी से रिलेटेड है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप के आपके ऑप्शंस होंगे। तो अगर आपको पढ़ा होगा तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे कि अच्छा नहीं, ये तो एक तरह का रेयर एंड अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है, एंड अकॉर्डिंगली आपका आंसर मिल जाएगा एंड आपके +2 इजी मार्क्स वहां पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग ब्लैक स्वान इवेंट। एक और आर्टिकल देख लेते हैं, वो किससे रिलेटेड है, वो है ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम से। ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आया है ये चीज, मिंट ने भी कवर करी है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर करी है, और भी न्यूज़पेपर्स ने इस चीज को कवर किया है। अब इस चीज को पढ़ने की जरूरत क्या है कि ट्विन डेफिसिट होता क्या है। देखो एक्चुअल में क्या है, हमारी ना जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, राइट, उन्होंने एक बार अभी ना रिसेंटली एक रिव्यू दिया, इसको क्या बोलते हैं, मंथली इकोनॉमिक रिव्यू। ये पर्टिकुलर रिव्यू दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अब इसमें इन्होंने पता क्या बोला, इसमें इन्होंने बोला कि वर्ल्ड की ना जो करंट सिचुएशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब वर्ल्ड काफ़ी ख़राब सिचुएशन में है, ख़राब सिचुएशन में, और इन्होंने एक टर्म यूज़ किया है, क्या, वो है स्टैगफ्लेशन। अब देखो आपने ये टर्म पढ़ा यहाँ पे स्टैगफ्लेशन, जैसे आप न्यूज़पेपर में इस टाइप की चीज़ें पढ़ते हो ना, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये स्टैगफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना, हम ऑब्वियसली जब हम स्टैटिक पढ़ते हैं उसमें अच्छे से कवर करते हैं, पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा स्टैगफ्लेशन ना कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो जिसमें कहीं ना कहीं जो हमारी ग्रोथ होती है वो एक तरह से हैम्पर हो जाती है, या तो मतलब स्टैग्नेंट हो जाती है, या इनफैक्ट नेगेटिव भी जा सकती है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई होता है। ठीक है ना, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, हमारा इन्फ्लेशन भी कॉरस्पॉन्डिंगली हो सकता है बढ़ रहा हो, और ग्रोथ हमारी इंपैक्ट हो रही है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या बोल देते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन बोल देते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट में भी यही बोला गया है कि वर्ल्ड में ना एक स्टैगफ्लेशन का खतरा है। पर इन्होंने पता क्या बोला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, कि इंडिया में ऐसा खतरा नहीं है। क्यों, क्योंकि इंडिया ने अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज बना रखी हैं इस पर्टिकुलर चैलेंज को टैकल करने के लिए, साथ ही साथ हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो एक तरह की ना इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्टिमिस्टिक इमेज बनाई है, मतलब इस पर्टिकुलर रिव्यू के अंदर, और वर्ल्ड की एक तरह की बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर यहाँ पे पेंट नहीं करी गई। पर इसके साथ ही ना कुछ इश्यूज भी इन्होंने रेज किए हैं कि ऑल्दो हमारी इकोनॉमी एक अच्छी सिचुएशन में है, पर एक पॉसिबिलिटी बनती है किस चीज़ की, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम इंडिया में अराइज होने की। और इसके पीछे देखो रीज़न क्या हो सकते हैं। देखो रीज़न अभी हमने पिछले ब्लैक स्वान वाले इवेंट में भी डिस्कस करे, जैसे कि ट्रेड डिसरप्शंस। ठीक है ना, अलग अलग कंट्रीज में आपस में मतलब एक तरह से ट्रेड डिसरप्ट हो चुका है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट बैन्स लग चुके हैं काफ़ी जगह। ठीक है, उसके अलावा देखो इन्फ्लेशन बहुत ही मेजर कंसर्न है, और अलग अलग जगह पे डिफरेंट जो भी हमारे पास कमोडिटीज़ होती हैं, अलग अलग चीज़ें, उनके जो प्राइजेस थे वो अचानक से काफ़ी शूट अप हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं साथ में जो बाकी आपने देखा कि ग्लोबल सप्लाई चेन हमारी अभी तक नहीं ठीक से हुई हैं, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, उस वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो हमारा ट्विन डेफिसिट का इशू हो जाए वो रेज हो जाए। ठीक है, तो ये था ट्विन डेफिसिट इशू की बात क्यों कर रहे हैं। अब ट्विन डेफिसिट में ना एक चीज़ रियलाइज करो, यहाँ पर बात हो रही है दो टाइप के डेफिसिट की। ठीक है, ट्विन का मतलब टू ही तो होता है, तो दो टाइप के डेफिसिट की बात हो रही है। अब ये दो डेफिसिट है कौन से, पहला डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट, दूसरा है करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, इनके नाम ध्यान में रखने हैं कि कौन से डेफिसिट हैं। देखो सिंपली ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है यूपीएससी में कि ट्विन डेफिसिट के अंदर क्या क्या कवर होता है, उसमें आपको एग्जांपल दे देगा कि अच्छा इसमें रेवेन्यू डेफिसिट कंसिडर होता है, या कैपिटल डेफिसिट मतलब ना, या फिर और जो डिफरेंट टाइप के डेफिसिट होते हैं, प्राइमरी डेफिसिट हो गया। ठीक है, इस टाइप का ऑप्शन दे देगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ट्विन डेफिसिट के अंदर क्या कवर होता है, एक कवर होता है फिस्कल डेफिसिट, दूसरा कवर होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं कि सर फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, और यहीं पे ना आपकी इंटरलिंकेज आएगी काम पे। ये चीज़ें न्यूज़पेपर में डेली आती हैं कि फिस्कल डेफिसिट मतलब बेसिकली फिस्कल डेफिसिट इतना हो गया या समथिंग और द अदर। वहाँ पर जैसे आप न्यूज़ पढ़ते हो ना, वहाँ पर आपको सोचना है कि जब फिस्कल डेफिसिट मैंने पढ़ा था, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। जब आप इस तरह से पढ़ोगे ना रिलेट करके, तब आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ में आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक तरह से चली जाएंगी। फिर ऐसा नहीं लगेगा कि अच्छा फिस्कल डेफिसिट कहीं पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा। इस तरह से रिलेट करके पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर टाइम तक याद कर पाओगे। अब डिस्कस करते हैं फिस्कल डेफिसिट। देखो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि आपने टोटल खर्चा कितना किया माइनस आपकी टोटल इनकम। एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपकी इनकम है 100 रुपया, पर आपका खर्च है 110 रुपया। अब आप देख रहे हो आपकी इनकम, आप मतलब जो कमाई कर रहे हो वो कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू जो आपका एक्सपेंडिचर है। तो कहीं ना कहीं हुआ क्या, ये एक तरह का डेफिसिट हो गया ना।
और इसी को जब हम टोटल मतलब टोटल हमारा खर्चा माइनस टोटल इनकम को करते हैं माइनस, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है फिस्कल डेफिसिट। अब एक चीज़ और रियलाइज करो, अब अगर कमाई आपकी 100 रुपये है, आप खर्च 110 कर रहे हो, तो बाकी का 10 रुपया कहाँ से आएगा? बाकी का 10 आपको कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो ये फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो बोरोइंग्स के भी इक्वल ही आता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलेज हो सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम या फिर बोरोइंग्स। इसके अलावा भी देखो और फॉर्मूलेज भी बन सकते हैं कि आप एक्सपेंडिचर को ओपन कर दो, इनकम को ओपन कर दो। आप जानते हो ना रेवेन्यू डेफिसिट एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल वाले में, उसको ओपन करके आप फर्दर फॉर्मूलाज भी अलग अलग डिराइव कर सकते हो। पर कहीं ना कहीं अब रियलाइज करने की ये ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया में फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन बन रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला ना कि ट्विन डेफिसिट हो सकता है, तो फिस्कल डेफिसिट क्यों हो रहा है? इसके पीछे का देखो रीज़न आप सोचने की कोशिश करो। आप एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो, आपने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल इनके दाम बहुत बढ़ गए थे, बट फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक तरह का टैक्स कट किया ना, थोड़ा सस्ता कर दिया कि आई थिंक 10 रुपये सस्ता किया था या 5 रुपये, इस तरह से कुछ सस्ता किया था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया ऑन डीजल एंड पेट्रोल। जैसे ही एक्साइज ड्यूटी कम करी डीजल एंड पेट्रोल की, ये एक तरह का एक्साइज ड्यूटी होता क्या है, ये गवर्नमेंट की इनकम ही तो है। अब जैसे ही एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम करी इन चीज़ों के ऊपर, तो गवर्नमेंट की इनकम कम हो गई। गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाएगी तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ नहीं जाएगा कि आपका खर्चा उतना ही है पर आपकी इनकम कम होगी। अब खर्चा उतना ही है पर इनकम कम हो रही है तो डेफिसिट तो बढ़ जाएगा ना। तो यही पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि इस वजह से फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, इसी चीज़ को फिस्कल डेफिसिट तो आप समझ ही गए कि कितना हमें बेसिकली एक साल में बोरो करना पड़ रहा है। पर एक चीज़ और भी इसके साथ ना इशू है, समझाता हूँ क्या। जैसे मान लो मार्केट में 100 रुपया है, मतलब मार्केट में नहीं कि मान लो किसी मतलब टोटल ना जो बेसिकली इन्वेस्टिबल पूल बोलते हैं। ठीक है, कि मान लो कि टोटल इन्वेस्टिबल फंड्स कितने हैं, 100 रुपये। अब इसमें से होगा क्या, इसमें से कुछ पैसा गवर्नमेंट बोरो करेगी, कुछ पैसा बोरो करेगा प्राइवेट सेक्टर, एंड इस पैसे को बोरो करके ये अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह पे इस चीज़ को इन्वेस्ट करेंगे। राइट, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। पर कहीं ना कहीं एक चीज़ रियलाइज करो, जैसे ही एक्साइज ड्यूटी में कम हुआ उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट की इनकम कम हुई एंड फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा ज़्यादा, गवर्नमेंट ने ज़्यादा बोरो किया, फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कर लिया बोरो ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर मान लो 100 में से पहले गवर्नमेंट 50 रुपये बोरो कर रही थी, तो बाकी 50 रुपया प्राइवेट बोरो कर रहा था एंड अकॉर्डिंगली उस 50 रुपये से बेसिस पे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था। अब जैसे ही बोरोइंग गवर्नमेंट की बढ़ी, मान लो ये 50 से होगी 70, अब तब क्या हुआ, तब बाकी का जो बचा हुआ था ना, तो प्राइवेट के सेक्टर के पास सिर्फ बाकी के 30 रुपये बच गए, क्योंकि टोटल तो 100 रुपये ही है ना। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा रुपया बोरो कर रही है इन्वेस्ट करने के लिए या खर्चा करने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा कम जाएगा। और इससे होगा क्या, जो प्राइवेट सेक्टर का हम एक तरह से ना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं आ रहा। जो टोटल उसके पास वो चाहता था कि 50 रुपये इन्वेस्ट करूं, पर उसके पास सिर्फ 30 रुपये ही आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है या बोरोइंग बढ़ जाती है गवर्नमेंट की, तो उस वजह से प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट के लिए जो चाहिए वो चीज़ें बच जाती हैं कम। और इसी वजह से हम जो चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट का क्या है कि प्राइवेट सेक्टर ना एक तरह से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, उससे एक तरह का साइकिल मूव ऑन हो एंड अकॉर्डिंगली हमारी इकोनॉमी अच्छे से मूव हो। पर ये चीज़ अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होता है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए हो। तो कहीं ना कहीं सर आप सोच रहे होंगे कि सर करें क्या फिर। अब अगर इतना कुछ इशू आ रहा है फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से, तो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये चीज़ हम जो बोरो कर रहे हैं वो ज़्यादा ना बोरो करें। तो कहीं ना कहीं कैसे होगा, या तो हम अपनी इनकम को बढ़ा दें तब हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल हो जाएगा, या फिर हम अपने खर्चे को कम कर लें। ठीक है ना, दोनों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी कि अगर आपने ज़्यादा मार्केट से पैसा बोरो नहीं करना तो होगा क्या, या तो आप अपनी कमाई बढ़ा लो या खर्चे कम कर लो। अब यहाँ पे जो बात करी गई है ना, वो खर्चे कम करने की बात करी गई है। और कौन सा खर्चा, देखो एक्सपेंडिचर में भी ना आप जानते होंगे कि दो चीज़ें होती हैं। क्या, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो जब मैं बात करता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो कहीं ना ये हमारे डेली नीड्स के खर्चे होते हैं कि जैसे गवर्नमेंट को ना किसी को सैलरीज देनी है, किसी को पेंशन देनी है, इस टाइप की चीज़ें मतलब जो डेली नीड्स के खर्चे होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसके अंदर आ जाते हैं बड़े खर्चे, जैसे कि गवर्नमेंट को बनानी है रोड्स,
गवर्नमेंट को बनानी है बिल्डिंग्स, कोई ब्रिजेस बनाने हैं। तो इनसे देखो होता क्या है, जब हम अपने कैपिटल पे खर्च करते हैं ना, रोड्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं, कहीं ना कहीं हम मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी पे ना बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो रोड्स बनेंगी, बिल्डिंग बनेंगी, ब्रिजेस बनेंगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें साथ ही साथ में काम करती हैं, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम कैपिटल पे खर्चा कर रहे हैं वो तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है। तो कहीं ना अगर इसको कम कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यू रखना है। पर ये जो रोज़मर्रा की खर्चे कर रहे हैं ना, कि कहीं ना कहीं हम मतलब सैलरीज पे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, या पेंशन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, या इस टाइप के छोटे मोटे जो खर्चे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे इम्पैक्ट नहीं करते, इस टाइप के खर्चों को कम करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने क्या रियलाइज़ किया है कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंट्रोल करेंगे, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर को जारी रखेंगे, ताकि अकॉर्डिंगली इकोनॉमी को भी अच्छा खासा पुश मिलता रहे। ठीक है जी, तो ये था रिगार्डिंग फिस्कल डेफिसिट। आई होप आपको समझ आया होगा कि फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ने की पॉसिबिलिटी क्यों है। साथ ही साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स, चाहे वो रेवेन्यू हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और बाकी जो कंपोनेंट्स थे वो सारे समझ आए होंगे। ये था देखो पहला कंपोनेंट ऑफ ट्विन डेफिसिट, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दूसरा कंपोनेंट क्या है। दूसरा है करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD। ठीक है जी, करंट अकाउंट डेफिसिट। अब देखो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इसमें अंदर आते हैं दो पार्ट्स। पहला होता है ट्रेड अकाउंट, दूसरा होता है इनविजिबल अकाउंट। देखो सोचो, आपकी जैसे कंट्री है इंडिया। अब इंडिया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड तो करती है, ठीक है ना। हम जैसे कोई सामान यूएस भेजते हैं, उसी तरह से यूएस से कोई सामान भी इंडिया आता है, या हम और कंट्रीज के साथ भी कुछ ना कुछ ट्रेड करते रहते हैं, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ देखो ट्रेड अकाउंट की, यहाँ पर क्या इंक्लूड करता हूँ, इसके अंदर आता है हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जैसे मान लो कि आपने शूज यहाँ से वहाँ भेजे, या वहाँ से टेक्सटाइल इंडिया में आई, या कुछ भी इस तरह का, मतलब कोई भी गुड्स का अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो आ जाता है हमारा ट्रेड अकाउंट के अंदर। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ इनविजिबल अकाउंट की, देखो इनविजिबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ना दिखे, ठीक है ना, कोई चीज़ नहीं दिखती। और दिखता क्या नहीं है, दिखती हैं, जो दिखती नहीं है वो है सर्विसेज। अब जैसे एग्जाम्पल सोचो, आपने इंडिया से यूएस में शूज़ भेजे, तो शूज़ तो दिख रहे हैं ना, बिल्कुल, वहां से अकॉर्डिंगली वो चीज़ दिख रही हैं, पर क्या चीज़ नहीं दिख रही, सर्विसेज। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है यूएसए में, वो ओनली आईएएस का कोर्स खरीद ले, मान लो प्रारंभ बैच उसने खरीद लिया कि उसने कोर्स करना है, ठीक है ना, आईएएस के लिए उसने बनना है। यूएस के स्टूडेंट, मतलब यूएस में कोई बंदा बैठा उसने किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एक चीज़ रियलाइज करो, यहाँ पर एक तरह से उसने इंडिया, मतलब इंडिया की सर्विसेज वहाँ पे गई ना, इंडियन सर्विसेज वहाँ पे गई, तो इंडियन सर्विसेज का एक तरह से एक्सपोर्ट हुआ ना वहाँ पे। पर क्या चीज़ आपको ये होती हुई दिखी, जैसे ये शूज़ दिख रहे थे यहाँ पे, नहीं दिखी ना। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक सर्विस है, ये हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे गुड्स नहीं हम ट्रांसपोर्ट कर रहे। तो इस टाइप की जो गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, वो कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है इनविजिबल अकाउंट के अंदर। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री के अंदर, तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से मतलब अकॉर्डिंगली हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स आ रहे हैं, ठीक है ना, और वहाँ से अकॉर्डिंगली एंड इंपोर्ट हमारे लिए उतना अच्छा कॉरस्पॉन्डिंगली, मतलब आई मीन ना कि उसके हम कॉरस्पॉन्डिंग हमें डॉलर्स वगैरह उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर, जहाँ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा। तो डेफिसिट देखो वही है कि अगर हमारे इंपोर्ट जो हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, तो उसको बोल देंगे क्या, उसको बोल देंगे डेफिसिट। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होंगे तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे हम सरप्लस। सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। तो इस बेसिस पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हमारा पॉसिबिलिटी है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने की। ठीक है जी, अब इसके साथ ही देखो और क्या, देखो इसके पीछे के रीजंस क्या दे रखे हैं। जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो इसके साथ ना हो क्या रहा है, एक तो जैसे हमने अभी उसका एग्जांपल देखा जो क्रूड ऑयल का, तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, मतलब इसके प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। साथ ही साथ जैसे जैसे ना एक तरह से आप कह लो कि ये जो क्रूड ऑयल मान लो चाहिए या डिफरेंट डिफरेंट और चाहिए, तो उससे होगा क्या, तो जो हमारे डॉलर है ना उसकी डिमांड बढ़ रही है, समझ रहे हो, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर करेंसी में ट्रेड करना है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और रुपये की डिमांड अकॉर्डिंगली डॉलर के कंपैरिजन में कम है। इससे क्या होगा,
जैसे मान लो पहले है $1 इक्वल टू 75 रुपीज़, तो कहीं ना कहीं जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ती है ये कन्वर्ट हो जाता है $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। तो इससे क्या होगा, रुपी हमारा वीकन हो गया, हमारा डोमेस्टिक करेंसी वीकन हो जाएगी, हमारे रुपी के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, यानी कि वो डेप्रिशिएट हो जाएगा एक तरह से। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसका भी एक मेजर कंसर्न है। अब इससे देखो एक चीज़ आप और रियलाइज करो, जैसे जैसे ना ये पर्टिकुलर सिचुएशन से हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं, जो हमारे इंपोर्ट्स हैं ना वो और कॉस्टली होते जाएंगे। समझ रहे हो कि मान लो कि पहले हमें जितना मान लो हमें जितने भी मान लो ना $1000 का हमें क्रूड ऑयल खरीदना था, अब पहले हमें मान लो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पे करने पड़ रहे थे 75 इंटू 1000 इतने पैसे, अब हमें कितने पे करने पड़ेंगे 80 इंटू 1000, तो ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे ना। तो कहीं ना कहीं इससे हमारे जो फ्यूचर के इंपोर्ट्स हैं वो हमारे कॉस्टली होते जा रहे हैं, तो ये चीज़ हो रही है। और साथ ही साथ रुपी वीकन होने से फर्दर हमारे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ये चीज़ अकॉर्डिंगली और भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, मैंने जैसे आपको बताया कि जो फॉरेन जो बेसिकली पैसा है उसका आउटफ्लो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, जो एफपीआई इन्वेस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं वो इंडियन मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, उस वजह से हमारे रुपी पे इंपैक्ट पड़ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली जो फर्दर इंपैक्ट है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी अकॉर्डिंगली साथ साथ पड़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडनिंग। आई होप आपको दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। एक बार क्विकली अगर मैं आपको बताऊं, हमने पहले ब्लैक स्वान इवेंट को डिस्कस किया कि किस तरह से एक तरह का रियल अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है, और बाकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी साथ ही साथ देखे। इसके बाद ही हमने ट्विन डेफिसिट का इशू देखा कि ट्विन डेफिसिट के अंदर क्या आते हैं, बताओ दोनों मुझे। एक आता है फिस्कल डेफिसिट, दूसरा आ जाता है क्या, करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट। और हमने ये भी देखा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के क्या रीजंस हो सकते हैं, और गवर्नमेंट क्या बता रही है कि क्या रीजंस की पॉसिबिलिटी है, और करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ सकता है, एंड अकॉर्डिंगली रुपी डेप्रिशिएट होने पे इंडिया के जो इंपोर्ट्स है किस तरह से फ्यूचर में कॉस्टली हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम हर वीक के अंदर इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनका देखते रहेंगे कि किस तरह से हम स्टैटिक को करंट के साथ इंटरलिंकेज करके हमारी जो इकोनॉमी है ना उसको बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको भी क्या जरूरत है, आपको भी अपने एंड पे इन चीज़ों पे हार्डवर्क करते रहना है, साथ ही साथ इन लेक्चर से सीखते रहना है कि कैसे ये चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको कैसा लगा, एंड कुछ और सजेशंस हो आपके कि इस पर्टिकुलर हम ना इस चीज़ को कि हम कैसे, जैसे वीक में हम इकोनॉमी के आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, इस चीज़ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग भी अपने कुछ जो भी कमेंट्स होंगे आप मुझे वो चीज़ें भी बता सकते हो। एक और चीज़ देखो, हमने इकोनॉमी तो डिस्कस कर ली, एक क्वेश्चन मैं पॉलिटी का आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओगे, ठीक है। देखो पिछले कुछ दिनों से ना एक इंपॉर्टेंट केस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, पिछले 2-3 दिन से, रो वर्सेस वेड। सुना है इसका नाम? अगर सुना है तो मुझे बस नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये पर्टिकुलर केस किस चीज़ से रिलेट करता है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग न्यूज़पेपर बहुत ही रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, न्यूज़ को अच्छे से देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा देखो न्यूज़ में है, एंड कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस बार के मेंस के अंदर भी ना, भले इस चीज़ से रिलेटेड ना हो, बट कहीं ना कहीं मेंस में ना इसका इंडियन एस्पेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेटली। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे अकॉर्डिंगली रो वर्सेस वेड का भी आप बताओगे कि ये चीज़ किस चीज़ से, ये पर्टिकुलर केस किस चीज़ से रिलेटेड है। साथ ही साथ इकोनॉमी के जो हम स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स जैसे हमने इंटरलिंकेज किया, इसमें हम और क्या, मतलब कि आपको कोई भी आपके सजेशन हो इसके रिगार्डिंग, वो भी आप डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ये सेशन कैसा लगा वो भी आप डेफिनेटली मुझे आप बताओगे, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं तक था। आप भी अपने एंड पर हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।